Hi everyone, welcome back to Lit Up with Annie. Today we are going to have a very good revision on the literary movements and the literary groups that are there in your uh, literature part. Exam is just around the corner and अब आपका रिवीजन एकदम अच्छे से शुरू हो जाना चाहिए. आई हैव डन सम वन लाइनर्स ऑन ब्रिटिश लिटरेचर एंड ऑन literary theory and criticism also. If you've not seen that, please go and watch that. So today these are the one liners on your literary movements and literary groups. Okay, let's start. So it's in the question answer format. Try and think of the answer. Metaphysical poets का सबसे main feature क्या है? Radically innovative, जो early modern lyric में था. Of course, it was the far-fetched conceits that they had used. So it was the fusion of. अच्छा, मैंने इस बार statements में ज़्यादा लिखा है. Why? Because exam में statements बहुत ज़्यादा अब आने लगी हैं. So yes, you should have the practice of reading the full statement and making sense of the statement so that you can answer in the exam. ठीक है? So their fusion of philosophical abstraction with extreme far-fetched conceits. Second is what principle defines Augustan poetics. अब जैसे ही Augustan age की बात आती है, रूल्स, डेकोरम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना. तो क्या प्रिंसिपल है जो डिफाइन करता है ऑगस्टन पोइटिक्स को इन कॉन्ट्रास्ट विद रोमांटिक स्पॉन्टेनिटी. रोमांटिक एज में इट वॉज मोर फ्रीडम, मोर फोकस ऑन इमेजिनेशन, राइट. So it was a strict adherence to classical decorum and satiric precision. Satires were very common in that age, so please remember. Next, why are the graveyard poets seen as proto-romantic? So they are. अब graveyard poets पहले तो कौन थे? Graveyard poets थे इनको जिनको हम चर्च यार्ड पोएट्स भी कहते हैं. प्लीज रिमेंबर, मिड 18th सेंचुरी का एक ग्रुप था, लिटरेरी ग्रुप. पोएट्स थे बेसिकली, एक कोई फॉर्म्ड ग्रुप नहीं था. दे वर जस्ट राइटिंग इन अ वेरी मेडिटेटिव टोन, दे वर वेरी रिफ्लेक्टिव. या इनका जो सेटिंग था वो ग्रेवयार्ड में बेस्ड था, रूइंस में, या रात के सीन्स थे, सॉलिटरी लैंडस्केप था. तो जैसे कि वी हैव टॉमस ग्रे जिन्होंने कंट्री चर्चयार्ड लिखा, या एडवर्ड यंग जिन्होंने नाइट थॉट्स लिखा, रॉबर्ट ब्लेयर जिन्होंने द ग्रेव लिखा था, जेम्स हर्वी जिन्होंने मेडिटेशंस अमंग द टूम्स लिखा था. सो दे वर द ग्रेवयार्ड पोएट्स. अब क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर द ग्रेवयार्ड पोएट्स सीन एज प्रोटो रोमांटिक? बिकॉज दे फोरग्राउंड इंट्रोस्पेक्टिव मोर्टैलिटी एंड ट्वाइलाइट मेलनकली. क्योंकि पहले से ये फोरग्राउंड कर रहे थे इंट्रोस्पेक्टिव. इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? अपने अंदर झांक के कुछ चीज़ें देखना, अंदर की मोर्टैलिटी, अपना ट्वाइलाइट मेलनकली को ये दिखा रहे थे. सो व्हाट शिफ्ट इन ह्यूमन साइकोलॉजी इज सेंट्रल टू सेंटिमेंटल नॉवलिस्ट्स. सेंटिमेंटल नॉवलिस्ट्स जिन्होंने बहुत ऑफकोर्स सेंटिमेंटैलिटी के बारे में अपने वर्क्स में लिखना शुरू किया. सो क्या शिफ्ट था इन ह्यूमन साइकोलॉजी जो सेंट्रल है सेंटिमेंटल नॉवलिस्ट्स का? इट वॉज द एलिवेशन ऑफ सिंपथेटिक इमोशन एज एथिकल एक्सपीरियंस. ठीक है. वॉट यूनिफाइज द लेक पोएट्स? अब लेक पोएट्स कौन सा ग्रुप था? रोमांटिक एज का ग्रुप था जो लेक डिस्ट्रिक्ट में बेस्ड थे. वर्ड्सवर्थ, साउदी एंड कोलरिज. So what unifies them despite their ideological differences? It was a meditative, nature-centered retreat shaped by the Cumbrian landscape. That was the common thing that was there despite their ideological differences that they had. Next, what makes German romanticism theoretically distinct? क्या चीज़ है जो अलग बनाती है इनको? Its synthesis on transcendental idealism and philosophical irony. उनका synthesis of what? वो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म को और फिलोसॉफिकल आयरनी को ब्लेंड करते हैं. ओके. वाई वर ले हंट एंड कीट्स लेबल्ड एज कॉकनी? अब कौन थे ये कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्स और क्या थे? कीट्स, ले हंट को और क्यों इनको लेबल किया जाता है एज कॉकनी? क्यों? क्लास प्रेजुडिस मास्किंग एस्थेटिक क्रिटिसिज्म. कॉकनी स्कूल जो था ना, इट वॉज कोई इन्होंने खुद से नहीं कहा कि हम कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्स हैं. एक डेरोगेटरी लेबल था, ठीक है, थोड़ा उस तरह से यूज़ किया जाने वाला लेबल था जो कंजर्वेटिव रिव्यूअर्स ने यूज़ किया था 19th सेंचुरी में. स्पेशली प्लीज़ रिमेंबर जो ब्लैकवुड्स
एडिनब्रा मैगजीन थी, इन्होंने इन पे अटैक करने के लिए कुछ जो लंदन बेस्ड मिडिल क्लास रोमांटिक राइटर्स थे. सो इट वॉज यूज इंसल्टिंगली, ठीक है, टू सजेस्ट कि दे लैक क्लासिकल एजुकेशन, कोई प्रोविंशियल या लोअर क्लास ओरिजिन है, या वल्गैरिटी है डिक्शन में, या टेक्निकल इनकॉम्पिटेंस हैं. मेन टारगेट्स थे ले हंट, जॉन कीट्स. ले हंट कौन थे? जर्नलिस्ट थे, एसेइस्ट थे. जॉन कीट्स वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज हम्बल ओरिजिन्स, and he was attacked for supposed vulgar rhymes and sensual imagery in his poetry. तो रिव्यूअर्स ने क्लेम किया कि इनके पास कोई खास क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं है, तो बहुत गंदे से इनको अटैक किया था. एंड इट वॉज समथिंग दैट वॉज वेरी हर्टफुल फॉर कीट्स. विलियम हैजलिट को भी इनमें हम डालते हैं कई बार, कभी कभी चार्ल्स लैम्ब को भी डालते हैं, ओकेजनली, वेरी ओकेजनली. वॉट फीचर मार्क्स द सेटनिक स्कूल ऑफ बायरन एंड शेली? ठीक है, ये सारे देखो लिटरेरी ग्रुप्स हैं और इनको आपने याद रखना है. अगर आपने इनमें से किसी के भी बारे में नहीं पढ़ा है तो आपने पढ़ना है, ठीक है, कि ग्रेवयार्ड पोएट्स, लेक पोएट्स, कॉकनी स्कूल, अब आ गया आपका सेटनिक स्कूल. ठीक है, तो सेटनिक स्कूल ऑफ बायरन एंड शेली. इट्स डिफाइंड एंटी इस्टेब्लिशमेंट रेडिकलिज्म. तो ये फीचर है सेटनिक स्कूल का, शेली और बायरन का, कि वो लोग बहुत डिफाइंड थे. आपको पता है शेली कैसे लिखते थे, है ना, वेरी रिबेलियस. सो एंटी इस्टेब्लिशमेंट रेडिकलिज्म. सेटनिक स्कूल क्या था? एक हॉस्टाइल सा लेबल था एक्चुअली, जो रॉबर्ट साउदी ने कॉइन किया था, क्योंकि वो पोएट लॉरिएट थे उस टाइम. कहाँ पे? अपने प्रीफेस में ऑफ हिज पोएम्स अ विजन टू जजमेंट. इन्होंने कुछ रोमांटिक राइटर्स को ये अटैक करना चाहते थे, जिनको उनको लगता था कि इनके वर्क्स बहुत इमोरल हैं, ब्लास्फेमस हैं, रिबेलियस हैं, एंटी क्रिश्चियन हैं. सो द टर्म रिफ्लेक्ट्स डीप आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट विद इन 19th century लिटरेचर. तो लॉर्ड बायरन वॉज वन, पी.बी. शेली वॉज वन. ये मेन थे दो. कभी कभी ले हंट और कीट्स को भी डालते हैं, बट वेरी रेयर. What defines the spasmodic school stylistically? ठीक है, सब अब नेक्स्ट कौन सा है? स्पैस्मोडिक स्कूल. क्या चीज है जो स्पैस्मोडिक स्कूल को डिफाइन करती है स्टाइलिस्टिकली? सेल्फ ड्रामेटाइजिंग, हाइपर इमोशनल इंट्रोस्पेक्शन. स्पैस्मोडिक ग्रुप क्या था? ये मिड विक्टोरियन पोएट्स थे. प्लीज रिमेंबर, मिड विक्टोरियन पोएट्स थे 1840s और 60s के बीच में. they were known for their intense emotions that they had in their works. ऑटोबायोग्राफिकल कन्फेशनल स्टाइल था इनका और बहुत ड्रामेटिक थे. ठीक है, सेल्फ एनालिटिकल मोनोलॉग्स इनके वर्क्स में आपको मिलेंगे, लॉन्ग इरेगुलर नैरेटिव पोम्स. तो जो टर्म है स्पैस्मोडिक, इट वॉज ओरिजिनली इंसल्टिंग अगेन, एंड इसको पॉपुलराइज किया था विलियम एडमॉन्स्टून आयरटून ने. कहाँ पे? अपने सटायर में फर्मिलियन, FIRMILIAN. उसका सब टाइटल था फर्मिलियन का अ स्पैस्मोडिक ट्रेजेडी. तो यहाँ से ये टर्म पॉपुलराइज हुआ. ठीक है, उन्होंने किसको मॉक किया? जो ये राइटर्स थे, इनके ओवर रॉट इमोशंस को, सेल्फ अपने में ही इंडल्ज्ड हैं, इस चीज़ को इन्होंने मॉक किया, थियोरेटिकल रिटोरिक को मॉक किया. सो just like the Cockney school and the Satanic school, this was also a critical label. It was not a self-declared movement. ठीक है, इसमें मेजर पोएट्स कौन थे स्पैस्मोडिक स्कूल के? फिलिप जेम्स बेली, सिडनी डुबेल, थर्ड अलेक्जेंडर स्मिथ, फोर्थ जेराल्ड मैसी, एंड फिफ्थ Ebenezer Jones. Okay, these were the spasmodic school. So self-dramatizing, hyper-emotional introspection. What ideological dream lay behind Pantisocracy? एक यूटोपियन कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते थे. वही है पैंटिसोक्रेसी, बिल्ट ऑन इक्वल लेबर एंड म्यूचुअल गवर्नेंस. ठीक है,
मुझे कमेंट्स में आप बताओगे कि पैंटिसोक्रेसी जो ये यूटोपियन कम्युनिटी है वो कौन बिल्ड करना चाहता था, किसका प्लान था? लेट मी नो. नेक्स्ट इज what principle distinguishes pre-Raphaelite art and poetry? You all know pre-Raphaelites, medieval purity rendered through sensuous, hyper-detailed realism. How does the arts and crafts movement position itself against industrial modernity? So by reviewing handcraft medieval workmanship, of course art and craft movement वही था कि in the face of industrialization हमें handicraft को भी बचाना है. What is the core axiom of aestheticism? Art for art's sake. Beauty is autonomous, free from any moral purpose. What? अच्छा, aestheticism के कौन से writers हैं? Please write down in the comment section. Who were the main proponents of aestheticism, art for art's sake? What emotional climate defines the decadent movement? अब decadent movement है next. Decadence क्या होता है? You all understand, right? Artifice, ennui and cultivated excess. ये था इमोशनल क्लाइमेट जो डेकाडेंट मूवमेंट को डिफाइन करता है. आर्टिफिस, ennui और कल्टिवेटेड एक्सेस. क्या था डेकाडेंट मूवमेंट? लेट 19th सेंचुरी का ये एक आर्टिस्टिक मूवमेंट था, मेनली फ्रांस और इंग्लैंड में, जिसमें दे वुड रिजेक्ट द विक्टोरियन morality. There was an emphasis on artificiality, sensuality and aesthetic self-indulgence. मोटो वही था, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक. और फैसिनेशन था विद डीके, डिक्लाइन, ennui, और दे वुड यूज सिम्बल्स, सेंशुअस इमेजरी इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए. So very closely related with aestheticism, symbolism, fin de siècle कल्चर के साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन है इसका. तो फ्रांस में ओरिजिन हुआ विद चार्ल्स बॉडेलेयर, ठीक है, जिन्होंने लेस फ्लूअर्स डू माल, बहुत ही फेमस वर्क है, लिखा था. एंड देन इट वॉज डेवलप्ड लेटर ऑन बाय अदर्स. इंग्लैंड में इसको इम्पोर्ट किया वॉल्टर पेटर, ऑस्कर वाइल्ड, वही जो एस्थेटिसिज्म वाले लोग थे, आर्थर साइमंड्स, ऑब्रे बियर्ड्सले, इन लोग. ओके, Next is what stylistic law governs imagist poetry? So next movement or group is imagism. Imagist poetry को कौन से stylistic law govern करते हैं? Absolute precision of image and economy of language. Now if we talk about imagism early 20th century का poetic movement था, जिसमें clarity, precision and concentration ऑफ इमेज पे ध्यान था, ठीक है. दे रिजेक्टेड विक्टोरियन रिटोरिक, ऑर्नामेंटेशन एंड मॉरलाइजिंग. दे एम्फेसाइज्ड फ्री वर्स, एवरीडे लैंग्वेज पे फोकस था, एग्जैक्ट विजुअल इमेज दिखानी है, उस पर फोकस था. तो इसमें इनको इंस्पिरेशन मिली थी हाइकू से, ग्रीक लिरिक्स से, चाइनीज़ जापानीज़ पोइट्री से, एजरा पाउंड को मेनली. और इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स थे वो एजरा पाउंड थे, जो फाउंडर या पायनियर थे. उनकी पोम है इन अ स्टेशन ऑफ मेट्रो, हाइकू की फॉर्म में लिखा है इन्होंने. HD, हिल्डा डूलिटल, एमी लोवेल. बाद में इसी मूवमेंट को हम एमीज़म भी कहते हैं, बिकॉज एमी लोवेल टुक ओवर, ठीक है, पैट्रन बनी और की ऑर्गेनाइजर बनी है आफ्टर एजरा पाउंड. इनके अलावा रिचर्ड एल्डिंगटन वॉज ऑल्सो देयर. What aesthetic force drives vorticism? What is vorticism now? Another movement we can say. Arts में ना बहुत सारी ये movements थी. One was vorticism, फिर cubism आ जाता है. तो क्या aesthetic force है which drives vorticism? Abstract energy condensed at a point of explosive motion. इतनी सारी energy एकदम stored उस point तक जहाँ पे फिर वो एक्सप्लोड ही हो जाए. तो एक बहुत ही ब्रीफ ब्रिटिश एवेंगार्ड मूवमेंट था ये वोटिसिज्म, आर्ट्स में भी और पोइट्री में भी. ये भी वाज लेड बाय एजरा पाउंड. और अगर हम आर्ट की बात करें तो अंदर वेरी फेमस पर्सन विंडहम ल्यूइस, वो इसको लीड कर रहे थे. इट कंबाइंड इमेजिस्ट का प्रिसीजन विद अग्रेसिव एनर्जी. ओके, जियोमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शन इसमें था. तो अगर मैं आपको दिखाऊं
Lewis. Vorticism. Let me take you to the imagery. Look at this. तो बहुत सारी ज्योमेट्रिक फॉर्म्स आपको मिलेंगी ये विंडहम ल्यूइस की. ये वोटिसिज्म है. वोटिसिज्म आर्ट है ये. नेक्स्ट इज जॉर्जियन पोएट्री. तो कौन थे जॉर्जियन पोएट्स? अच्छा, वाई आर जॉर्जियन पोएट्स कंसिडर्ड ट्रांजिशनल? Because they sustain pastoral calm of the eve of modernist rupture. अभी modernist rupture हुआ था, उसकी eve पे वो जो calmness है, उसे तूफान से पहले की शांति. That's what Georgian poets had. तो Georgian poetry early 20th century के British poets थे, whose work appeared in a series of anthologies titled Georgian Poetry. It was edited by, please remember, Edward Marsh. उन्होंने एडिट किया इस एंथोलॉजी को. और वर्ल्ड वॉर 1 से पहले के पैस्टोरल नॉस्टैल्जिया जो दिखाते हैं वो ये पोएट्स थे. बहुत सिंपल पैस्टोरल सिंप्लिसिटी इनके वर्क्स में, रोमांटिक कंटिन्यूएशन, एंटी मॉडर्निस्ट, वेरी क्लियर लैंग्वेज, ठीक है, सीजन्स, चाइल्डहुड, ये सारी थीम्स, नेचर, डोमेस्टिक लाइफ. कौन थे जॉर्जियन पोएट्स? रूपर्ट ब्रूक, द गोल्डन बॉय ऑफ जॉर्जियन पोइट्री, जिन्होंने सोल्जर लिखा है. वर्ल्ड वॉर 1 की पोइट भी हम इनको कहते हैं. फिर वॉल्टर डेलामेर, ही वॉज नोन फॉर हॉन्टिंग वेरी मिस्टीरियस सिंप्लिसिटी, वर्क्स लाइक द लिसनर्स. नेक्स्ट इज जॉन मेसफील्ड, जो पोएट लॉरियट बने बाद में. पोम्स अबाउट सी लाइफ एंड कंट्री साइड ही हैड रिटन. वर्क्स लाइक सी फीवर. एडवर्ड टॉमस, not originally poetic but and he encouraged by Robert Frost. So nature poetry likhi उन्होंने tinged with melancholy. These were some Georgian poets. What defines poetry of the First World War's trench writers, जो war poets थे? So unflinching realism of disillusion and waste. What principle guides surrealist creativity? Surreal, beyond that real. So automatic expression of the unconscious. What unites the angry young man as a cultural force? So angry young man 1950s का जो ग्रुप था या मूवमेंट थी, एंटी angry young man movement, who were disillusioned by the current atmosphere after the world wars. जो अनएम्प्लॉयमेंट था इतना ज़्यादा था कि पढ़े लिखे लोग भी घर में बैठे थे इन क्लब्ड अपार्टमेंट्स, दे वुड विजिट चीप पब्स. तो इस तरह का वो जो माइंड सेट था जिमी पोर्टर वाला. सो वर्किंग क्लास रिजेंटमेंट अगेंस्ट पोस्ट वॉर ब्रिटिश हायरार्की. वाई डू मूवमेंट पोएट्स? अब मूवमेंट पोएट्स से बहुत बार क्वेश्चन आया है, कौन थे मूवमेंट पोएट्स? अच्छा, वाई डू मूवमेंट पोएट्स रिजेक्ट हाई मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंटेशन? Because they champion clarity, rationality and linguistic restraint. Movement, again 1950s का ये movement था, एंटी रोमांटिक थे और एंटी मॉडर्निस्ट स्टांस इन्होंने लिया हुआ था. दे वांटेड क्लैरिटी, रैशनैलिटी एंड रिस्ट्रेंट इन पोइट्री. जो इसके मेन मेंबर्स थे वो थे फिलिप लार्किन, ही वाज द सेंट्रल फिगर, एक लाइब्रेरियन पोएट, और लोनलीनेस, डेथ, ये सब इनके पोम्स में है. सो ही रोट वर्क्स लाइक द लेस डिसीव्ड, द विट्सन वेडिंग, हाई विंडोज. फिर किंग्सले अमिस, पोएट प्लस अ नॉवलिस्ट एसोसिएटेड विद लकी जिम नॉवल. टॉम गुन, very technical discipline, classical form, and then he later moved to America also and embraced freer forms. D.J. Enright, who was known for satirical and social observant poetry. He was the editor of Poets of the 1950s. And Elizabeth Jennings. So very quiet, very restrained meditative poetry इन्होंने लिखी, who was influenced by Hopkins also. And John Wayne also. ठीक है, तो ये थे आपके मूवमेंट पोएट्स. व्हाट एस्थेटिक इम्पल्सिव ड्राइव्स द बीट जनरेशन? सो मैंने एक अलग से आई थिंक छोटा वीडियो भी बनाया था बीट जनरेशन पे, बीट पोएट्स पे.
अनफिल्टर्ड स्पॉन्टेनिटी, एकदम अनफिल्टर्ड कुछ भी, एंड स्पिरिचुअल काउंटर कल्चर. तो बीट जनरेशन जो था वो था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का अमेरिकन लिटरेरी मूवमेंट. दे वर नोन फॉर देयर रिबेलियन अगेंस्ट मेन स्ट्रीम कल्चर. एंड जो टर्म है बीट, इट कम्स फ्रॉम बीटन डाउन बाय सोसाइटी, और बीटीट्यूड जो स्पिरिचुअल एलिवेशन की बात करते हैं. दिस वॉज कॉइंड बाय जैक कैरुएक. तो मिड 1940s में ओरिजिन हुआ इसका कोलंबिया यूनिवर्सिटी सर्कल में, और पीक चला गया 1950s में. डिक्लाइन हुआ 1960s में, क्योंकि काउंटर कल्चर, हिपीज़, एंटी वियतनाम प्रोटेस्ट, ये सब शुरू हो गया था. सो हु आर द मेजर ऑथर्स इन दिस? एलन गिन्सबर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट, हु रोट द वर्क हाउल. ठीक है. जैक कैरुएक, हु रोट द वर्क ऑन द रोड. ही वॉज द प्रॉफिट ऑफ द बीट्स. ही क्रिएटेड the term beat generation, Jack Kerouac. William S. Burroughs, who wrote very important work, Naked Lunch. It was also banned for obscenity. Okay? And these were the main 3 writers associated with beat generation. Next is, what is the significance of Black Mountain poets? Now, who were these Black Mountain poetics? क्या था? What is the signature feature? Breath-based, open field composition. Black Mountain poets जो थे ना, वो अमेरिकन अगेन एवेंगार्ड पोएट्स थे, जो एक कॉलेज था वहाँ पे, ब्लैक माउंटेन कॉलेज, नॉर्थ कैरोलिना में, वहाँ से आए. They were mainly active again in the 1940s, and ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है 40s, 50s, 60s का. मेनली बहुत सारी मूवमेंट्स और ग्रुप्स यहाँ पे आते हैं. इन लोगों ने प्रमोट किया एक्सपेरिमेंटल ओपन फॉर्म्स, प्रोसेस बेस्ड पोइट्री, ब्रेथ बेस्ड लिनिएशन. ठीक है. इनके जो आइडियाज थे, दे वर पब्लिश्ड मेनली इन द लिटरेरी जर्नल कॉल्ड, प्लीज मार्क नोट, ब्लैक माउंटेन रिव्यू. उनका एडिटर था रॉबर्ट क्रीले. मेजर इनके जो फिगर्स थे वो थे चार्ल्स ऑल्सन, जिन्होंने एक ऐसे लिखा था, प्रोजेक्टिव वर्स. फिर थे रॉबर्ट क्रीले, जो एडिटर भी थे. ही वॉज द पोइट ऑफ मिनिमलिज्म, एडिटर ऑफ ब्लैक माउंटेन रिव्यू. इसके अलावा रॉबर्ट डनकन, इन्होंने वर्क लिखा था द ओपनिंग ऑफ द फील्ड. Okay. Moving on. What makes the confessional poets revolutionary in tone? अब आपने बहुत सारे, हम लोग कई बार पढ़ते हैं ना, ये पोएट बहुत कन्फेशनल टोन में लिखते हैं. तो कौन थे? Their clinical exposure of private trauma. Why they are these confessional poets? Because they have very, very in detail, in depth, they have talked about their personal trauma. ये भी 1950s का अमेरिकन पोएटिक मूवमेंट था, who openly wrote about trauma, mental illness, sexuality, family conflicts, death, suicide, इन सब के बारे में. Confessional. The term confessional poetry was coined by M.L. Rosenthal. 1959 में इन्होंने रिव्यू किया था रॉबर्ट लोवेल का लाइफ स्टडीज, तब इन्होंने कॉइन किया. ठीक है. तो इट बिगिन्स विद रॉबर्ट लोवेल्स लाइफ स्टडीज. एंड हु वर द कन्फेशनल पोएट्स? रॉबर्ट लोवेल वाज द फाउंडर. सिल्विया प्लाथ, ऑफ कोर्स, वेरी इमोशनल, इंटेंसली साइकोलॉजिकल, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स लिखे हैं, जैसे डैडी है, लेडी लिजारस है, ट्यूलिप्स है. Anne Sexton, who has written about the personal experiences with therapy, with depression, suicide temptations. So her poems like Her Kind, Wanting to Die, Starry Nights. John Berryman is also one, the Dream Songs, who struggled with alcoholism, depression. So ये कुछ लोग हैं who are associated with confessional poetry. What characterizes the New York school's poetic texture? Urban improvisation and
पेंटरली विट, ठीक है, न्यूयॉर्क स्कूल. what philosophy underlines the theater of the absurd. अब बहुत बार थिएटर ऑफ एब्सर्ड से भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आए हुए हैं, पर पता नहीं क्यों कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स. थिएटर ऑफ एब्सर्ड को किसने कॉइन किया? अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो था वो भी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का ड्रामा का मूवमेंट था, 1940s और 50s से 60s के बीच में, जिसमें इन्होंने बात की अबाउट द ह्यूमन एग्जिस्टेंस एज मीनिंगलेस, इरैशनल एंड chaotic. Please remember the term was coined by Martin Esslin. Okay? Absurd theatre. Martin Esslin. 1961 में इन्होंने कॉइन किया. इन्होंने लिखा द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड. Major influences were Camus' essays like The Myth of Sisyphus. Who are the major playwrights who wrote in this kind of an absurdity? Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Harold Peter, Jean Genet, and some others, like occasionally associated Tom Stoppard, etc. What defines the kitchen sink drama of the 1950s again? Raw domestic realism rooted in working class struggle. Kitchen sink drama. ये भी 1950s और 60s का एक मूवमेंट था जिसमें वर्किंग क्लास लोगों की रियलिटीज़ के बारे में लिखा जाने लगा, उनकी डोमेस्टिक स्ट्रगल्स, सोशल फ्रस्ट्रेशन, एवरीडे जो प्रॉब्लम्स थी. सो ऑर्डिनरी पीपल इन रियलिस्टिक अनरोमांटिसाइज्ड सेटिंग्स. जो टर्म है ना किचन सिंक, ये आती है प्ले राइट्स की जो टेंडेंसी थी टू फोकस ऑन किचन सिंक्स और कुछ और हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, एंड दैट वुड सिंबलाइज मंडेन डोमेस्टिक इन्वायरमेंट. ठीक है, हम कह सकते हैं कभी कभी एंग्री यंग मैन कल्चरल मूवमेंट का ही एक हिस्सा है ये एक तरह से. ठीक है, सो जॉन ऑसबर्न ऑफ कोर्स हु रोट लुक बैक इन एंगर. आर्नल्ड वेस्कर वर्किंग क्लास लंदन सेटिंग्स के बारे में, चिकन सूप विद बार्ले, रूट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलम, ये सब वर्क्स. तो ये मेन है किचन सिंक ड्रामा में. नेक्स्ट इज व्हाट unites the symbolists in poetic technique. Very suggestive imagery and musical indirection. What central concern drives Russian formalist criticism? The mechanics of literariness itself. Russian formalists like Roman Jakobson, Vladimir Prop, etc. जिन्होंने फॉर्म पे भी फोकस करते थे ऑफ द टेक्स्ट. What principle shapes the Chicago neo-Aristotelian critics? I hope you have read about them, क्योंकि पूछा जा सकता है. तो कौन थे? पहले तो कौन सा प्रिंसिपल है जो इनको शेप करता है? It is a structural unity which is anchored in plot and form. Unity in plot and form. Chicago न्यू एरिस्टोटेलियन क्रिटिक्स हैं आफ्टर ऑल. तो ये मिड 20th सेंचुरी के एक क्रिटिकल मूवमेंट था जो आया यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से. ऑफ कोर्स एरिस्टोटल के पोइटिक्स में रूटेड हैं ये लोग, एंड दे फोकस्ड ऑन ड्रामा एंड लिटरेचर एज यूनिफाइड आर्टिस्टिक एक्सपीरियंसेस. You can also say that it was in a way somewhat a reaction against new criticism. न्यू क्रिटिसिज्म क्योंकि उनका बहुत स्ट्रिक्ट टेक्सचुअल फॉर्मलिज्म पे सारा बेस्ड था, है ना. सो इट एम्फसाइजेज लिटरेचर एज एन एस्थेटिक, मॉरल एंड ड्रामेटिक एक्सपीरियंस रादर देन मियर साइकोलॉजिकल एनालिसिस और लिंग्विस्टिक एनालिसिस. और हु वाज द शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स? ये कौन थे की क्रिटिक्स थे? वेन सी बूथ, R.S. क्रेन. R.S. क्रेन का वर्क था द क्रिटिकल एंटरप्राइज, और वेन सी बूथ का वर्क था द रिटोरिक ऑफ फिक्शन. एलियट एम स्लेटर हु फोकस्ड ऑन प्लॉट एंड कैरेक्टर एनालिसिस. दीज वर
some of the Chicago neo-Aristotelian critics. What cultural stance defines the Bloomsbury group? You all know Bloomsbury group. Bloomsbury में वर्जीनिया वुल्फ, उनकी बहन, उनका पति और भी बहुत सारे आर्टिस्ट्स और लिटरेचर पीपल. It was intellectual modernism fused with liberal humanism. Okay. What existential truth animates existential literature? Radical freedom shadowed by angst. Existential. What, again, the meaning of life? Camus, Jean-Paul Sartre, and Pinter, Samuel Beckett, mainly Beckett, unka literature. Then, what emotional condition epitomizes the lost generation? किसने दिया था हमें lost generation term? Gertrude Stein ने. It was again the writers, American writers in the 1920s, जो कि World War I से disillusioned थे. तो वो जो पूरा एक generation आया, lost generation, उसको Gertrude Stein ने name दिया था. And it was made famous by Ernest Hemingway. ठीक है? They had a sense of moral loss and aimlessness कि क्या करें. There was a rejection of traditional values also. तो 30s तक समझ लो ये ग्रुप चला. And who were the lost generation? Central figure of the lost generation was Ernest Hemingway, who was known for the iceberg style. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby. Gertrude Stein, of course, who coined the term. Ezra Pound, T.S. Eliot. These were some of the people in the group. What structural strategy defines high modernism? James Joyce, Virginia Woolf, high modernism. Fragmentation, shaped by mythic patterning. What postmodern trait destabilizes narrative certainty? Self-reflexive metafiction. What narrative condition defines magical realism? So supernatural elements with the ordinary realistic imagery. Salman Rushdie, magical realism. Garcia Marquez, magical realism. What feature unites the Latin American boom novelists? तो ये लोग जो थे बहुत एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव लिखते थे और आर्किटेक्चर में इनका था. तो दैट्स व्हाट unites the Latin American boom novelists. And what other information about them? So ये जो थे Latin American novelists, 60s और 70s का time period इनका है. There was an experimentation with, as I said, narrative techniques and social, political और historical realities पे इनका focus था. Magical realism भी लाते थे अपने works में. तो it brought writers like Marquez and others to global prominence. वहाँ से इनका ये ज़्यादा famous हुए फिर. ठीक है. तो world writers हैं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही. One of the most famous one is Marquez, जो कोलम्बियन राइटर है, मैजिकल रियलिज्म के फादर. उनका मैंने नाम ले लिया. अपार्ट फ्रॉम देम अर्जेंटीना के राइटर थे जूलियो कोर्टाजार, पेरू के थे मारियो वार्गस एंड अदर्स. व्हाट कल्चरल फोर्स एनर्जाइज द हार्लेम रेनेसां? तो हार्लेम में शुरुआत हुआ ब्लैक कल्चर, ब्लैक आर्ट्स, इन सबको प्रमोट करने के लिए. अर्बन ब्लैक क्रिएटिविटी एंड सेल्फ असर्शन. व्हाट फिलोसॉफिकल ethos structures negritude? Negritude, to being proud of one's black identity. Affirmation of black cultural identity. Tell me in the comment section who has coined the term negritude and who is associated with it. What defines the drum writers of South Africa? Another thing that you have to write down in the comment section. कौन थे drum writers of South Africa? So urban reportage of apartheid's daily reality. रिपोर्ट कर रहे थे ये अपार्थाइड की डेली रियलिटी को. व्हाट कैरेक्टरिस्टिक मार्क्स द 30s पोएट्स पॉलिटिकली चार्ज्ड? लेफ्ट लर्निंग एंगेजमेंट विद ग्लोबल क्राइसिस. 30s के पोएट्स जो थे. व्हाट क्रिटिकल प्रोजेक्ट डिफाइंस द फ्रैंकफर्ट स्कूल? ना फ्रैंकफर्ट स्कूल इज अगेन समथिंग जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है. ठीक है. तो क्या क्रिटिकल प्रोजेक्ट था जो डिफाइन करता है फ्रैंकफर्ट स्कूल को?
Ideology critique of mass culture. जर्मन इंटेलेक्चुअल्स थे ये और क्रिटिकल थ्योरिस्ट्स थे हु आर एसोसिएटेड विद द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च जो फ्रैंकफर्ट में. इट वाज फाउंडेड इन द 1923. तो क्रिटिकल थ्योरी पे फोकस था. दे वुड एग्जामिन द कल्चर, द आइडियोलॉजी, मास मीडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटलिज्म एंड मॉडर्निटी. ठीक है. और इट ड्रॉज फ्रॉम मार्क्सिज्म, इट ड्रॉज फ्रॉम हेगेलियन philosophy. Who were the major thinkers of the Frankfurt School? Adorno और Horkheimer, दो मेन. Horkheimer जो डायरेक्टर थे इस इंस्टीट्यूट के, इन्होंने वर्क लिखा था डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट अडोर्नो के साथ. ठीक है. इसके अलावा वॉल्टर बेंजामिन और एरिक फ्रॉम, ये कुछ फ्रैंकफर्ट स्कूल के थिंकर्स थे. If you have not read about them, please go on to read. What intellectual premise underpins structuralism? Meaning is generated through relational systems. Saussure के जितने भी concepts हैं, long and parole, what's that? Syntagmatic, paradigmatic, and how the meaning is generated because of the relation between two words, and the relation is that of difference. What theoretical move defines post-structuralism? So Derrida, Paul de Man, Hillis Miller. Destabilizing fixed meaning. Fixed meaning नहीं है, उसको destabilize करना, उसको destroy नहीं करना है, उसके अंदर की contradictions को बाहर निकालना है. What central critique drives feminist literary theory? ये सारी जो theories हैं, basically patriarchal textual structures को examine करना. What challenge does queer theory pose to identity? Disruption of heteronormative binaries. What is the core maneuver of new historicism? Greenblatt. Reading texts within power circulated cultural loops. What politicizes cultural materialism? Marxist revision of historical canons. Raymond Williams. What animates the Dalit literary movement? Assertion against caste oppression. And what distinguishes Indian English modernism? Of course, the third space, hybrid linguistic self-fashioning, जो Greenblatt ने work भी लिखा था. So this is for today, 50 one-liners. तो one-liners तो क्या ही हैं, इसमें हमने बहुत सारे जो मेजर मूवमेंट्स और मेजर ग्रुप्स थे वो कवर अप कर लिए. ठीक है. आई विल ऑल्सो try to post a test really soon on my website from these movements and groups. Please करिएगा क्योंकि questions तो आते हैं movements और groups से exam में. If you want to take the subscription of the MCQs, please do it, especially in this last month. It will be definitely beneficial for you. Okay, if you're preparing for any of the other exams, feel free to get in touch with me if you wish to join a full paid course. See you in the next one. Thank you. Please share it with others as well.